हम इस बात के हामी हैं कि बजट के अंदर माहौल अच्छा होना चाहिए और हमें अपोजिशन की तनकीद का भी हमें कोई मसला नहीं, वो आए बजट के ऊपर तनकीद करें, लेकिन तनकीद और तौहीन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप देखें कि गैर शाइस्ता रवैया अपोजिशन की तरफ से बरकरार रखा गया, जिसकी प्लानिंग शहबाज शरीफ साहब खुद करते हैं और उसके बाद उनके 2-3 MNA जो खुद को बहुत बड़ा बदमाश समझ रहे हैं उनको आगे किया जाता है और वो बाकायदा वहाँ पर गंदी जुबान और नारेबाजी और बदतमीजी करते हैं कि जब आप ट्रेयरी आए, अगर आप शौकत तरीन साहब को बजट की तकरीर नहीं करने दे रहे, इससे पहले अगर आप जाके देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब भी आज हमारे पैनल का हिस्सा होंगे। मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। सबसे पहले आज हम बात करें कौमी असम्बली इजलास की। तो वफाकी बजट पर बहस जारी है। आज दूसरे रोज़ भी हुकूमती अरकान का पारा हाई रहा और ऐवान में शदीद हंगामा आराई देखने में आई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर दोबारा शुरू की तो वफाकी वज़रा समेत हुकूमती अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और शोर शराबा शुरू कर दिया। स्पीकर की बार बार हिदायत के बावजूद हुकूमती अरकान खामोश न हुए और अपोजिशन के हिसार में शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर जारी रखी। तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान बजट दस्तावेजात को डेस्क पर मारते रहे, सीटियां बजाते रहे, जुमले कसते रहे और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते रहे। इसी हंगामा राय में PTI के रुकन असम्बली हैं जी अली नवाज, जिन्होंने गर्मा गर्मी और गालम गलोच के बाद लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर को किताब दे मारी। ताहम करीब खड़े साथियों ने दोनों के दरमियान बीच बचाव करा दिया। इस दौरान स्पीकर अरकान को सब्र और तहम्मुल की तलकीन करते रहे, लेकिन वो भी सूरत हाल कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम रहे, जिसके बायस उन्हें 3 बार इजलास को मुलतवी करना पड़ा। लेकिन यहाँ हैरान कुन बात यह है कि मुल्क की तारीख में पहली बार बजट इजलास में अपोजिशन की बजाय हुकूमती अरकान की जानिब से ऐवान का माहौल ख़राब किया जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 2 टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया था कि अगर अपोजिशन वज़ीर आज़म की मौजूदगी में हुल्लड़बाजी करेगी तो हुकूमत भी अपोजिशन लीडर की मौजूदगी में ऐसा ही करेगी। दूसरी तरफ लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर कौमी असम्बली को मुतनाज़ कहा है और वाज़ेह किया है कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट का माहौल ख़राब करके मार्शल लॉ का जवाज़ पैदा कर रही है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ। बड़े अफसोसनाक मनाजिर हमने देखे कौमी असम्बली के इजलास के दौरान। अब हुकूमती अरकान कहते हैं कि अपोजिशन बदतमीज़ है, तनकीद करती है, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करती है, जबकि अभी मैं मरियम नवाज़ की ट्वीट भी देख रही थी। उन्होंने एक अरबी की कहावत शेयर की है कि इंसान जब मायूस हो जाए तो ज़ुबान दराज हो जाता है। अब ये मामला है क्या गवर्नमेंट ज़ुबान दराज हो गई है मायूस होकर, या अपोजिशन है ही बदतमीज़, तौहीन तनकीद नहीं करती बल्कि तौहीन करती है गवर्नमेंट की? देखें, जो बात मरियम नवाज़ की ट्वीट आपने बताई तो ज़ुबान दराजी पे कोई PTI पे किसी को शक है? वो तो सारों को पीछे छोड़ गए उस मामले पे। आज अली नवाज़ अवान जो इमरान खान की छोड़ी हुई इस्लामाबाद वाली सीट से MNA बने हैं और कैबिनेट में बैठते हैं बतौर मावन ख़ुसूसी, वो जो नंगी गालियाँ दे रहे थे वो सारी दुनिया ने सुन ली हैं और देख ली हैं। ये जो म्यूनसिपल कमेटियों के इजलास होते हैं ना, वहाँ भी ये काम नहीं होता। ठीक है, दुनिया भर की पार्लियामेंट में लड़ाई चलती हैं, कुर्सियां चलती हैं, घुसन मुक्के होते हैं, अदब आदाब सारे साइड पे रह जाते हैं जब जज्बात हो जाते हैं। कैबिनेट के वज़ीर इत्तलात आके कहते हैं कि तौहीन न करें, तनकीद करें। आज किसने काम शुरू किया? कल को छोड़ दें, कल पे हम बात कर चुके, जो भी सारा सब कुछ होता रहा। आज फिर किसने किया? सीटियाँ जो मैं सिंध असम्बली के इजलास में PTI के अरकान की आवाज़ों में सुन रहा था, जो मुराद अली शाह के गिर्द उन्होंने पहुँच के की, यही काम हुकूमत के तौर पे उन्होंने यहाँ किया। इसका मतलब है कि कहीं एक ही जगह पे बैठ के सारों को ये मामला बताया गया कि बस अब अपनी मौजूदगी इस तरह बतानी है। हालांकि जब इतना अच्छा बजट बकौल हुकूमत के इतना अच्छा बजट के हुकूमत के पास, हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन के पास तनकीद करने को भी कुछ नहीं है, तो हौसले से सुनते शहबाज शरीफ की तकरीर को 2 दिन जो मीडिया हाइप दी वो तो फिर हुकूमती बेंचों ने दी, वज़ीर इत्तलात साहब ने दी, उनकी टीम ने दी, जो लोग मीडिया हैंडलिंग कर रहे हैं। तो अगर कोई सोचे तो शहबाज शरीफ का काम बग़ैर किसी नश्तर लगाए
इन्होंने खुद कर दिया। और 2 दिन पे वो जो कहते थे शहबाज शरीफ का बयानिया कुछ और है, वो बयानिया लफ्जी तकरीरों से कहीं ज़्यादा पीपल्स PTI ने खुद किया। आज पीपल्स पार्टी बिल्कुल लाताल्लुक रही इसमें। अभी शबीर हुसैन रिपोर्ट कर रहे थे, ना PTI वाले उनकी तरफ गए, ना पीपल्स पार्टी वाले आए कि ठीक है अपना अपना तमाशा खुद अपने ज़ोर पे करें। लेकिन शहबाज शरीफ को बहरहाल PTI ने इस अंदाज में कामयाब किया है कि तकरीर तो 2 दिन छपेगी। हंगामा ये हुकूमत के हक में नहीं जाता। ये हिज़्ब इख्तिलाफ अगर करती तो सारे लोग यही कहते हैं कि आपने बुरा किया, ये नहीं होना चाहिए था, आप अपनी तामीरी तनकीद करते, गुफ्तगू करती। लेकिन यहाँ 2 दिन के बाद और शहबाज शरीफ ने स्टार्ट भी यही किया कि स्पीकर साहब इस मामले में तो आप इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप कल भी खामोश रहे और उस वक्त वो हंगामा शुरू हो चुका था। तो स्पीकर अपनी गैर जानिबदारी उस वक्त खो चुके जब वो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे, क्योंकि स्पीकर गैर जानिबदार होने का तासुर देने पे मजबूर होता हुकूमती पार्टी का है जब ख्वाजा आसिफ के वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने से गुरेज आए। पोजीशन तो वो ले चुके, वो अलग अलग जाके बात कर रहे हैं, सब कुछ है। तो ऐवान में अगर कोई अच्छा बंदा हो सकता है तो वो होता है स्पीकर, कि उसे ही ऐवान चलाना है और उसे ही मामलात को चलाना है। तो उनको तो वो रास्ता गवर्नमेंट नहीं दे रही। मेरा ख्याल है कि ये कुछ ना कुछ परेशानी ऐसी है गवर्नमेंट को कि एक तरफ तो इतने अरबों रुपए के मंसूबे दिए हैं, खरबों रुपए लुटाए जा रहे हैं, अवाम की खुशहाली की जो है ना नदियां बहा दी गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तैयारी कुछ और हो रही है और वोट की मामले पे दोबारा लोगों को बुलाया जाएगा जल्दी। अच्छा, यानी वो जो शायद खाकान अब्बासी बात कर रहे हैं, कुछ उस तरफ बात जाती दिखाई दे रही है आमिर साहब? वो तो कुछ और कह रहे हैं। नहीं, शाहिद खाकान की बात आपने कही है कि मार्शल की तैयारी करा रहे हैं। मैंने वोट की बात की है। ओके, लोगों की बात, आदम एतमाद की। ठीक हो गया जी। अयाज साहब, ये अब अरकान कौमी असम्बली ट्रैक से उतर गए, इनका मकसद क्या है, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? और आमिर साहब जो बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन होने जा रही है? देखिए, तफसील तो आमिर ने आपको बता दी जो वहाँ होता रहा आज सारा दिन, और हमने देखा भी स्क्रीन पे, TV स्क्रीन से देखा भी। मुझे तो वो उस क्रिकेट मैच की याद आ गई कि एक बैट्समैन जब बैटिंग के लिए जाता है, उसके बाद मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है और उसके बाद फिर वो बाहर आ जाता है, फिर दोबारा से जाता है, फिर थोड़ी देर खेलता है, फिर बारिश आ जाती है, फिर बाहर आ जाता है। तो शहबाज शरीफ की हालत कुछ उस बैट्समैन की तरह थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक ऐसा बैट्समैन जो परवाह नहीं कर रहा होता मौसम की, उसको दोबारा फ्रेश गार्ड नहीं लेना पड़ता और वो मारता चला जाता है, स्कोर करता चला जाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की सिचुएशन और ये सारी बनाई गवर्नमेंट के अपने अरकान असम्बली ने, क्योंकि शेख रोहिल असगर को हम लाहौरिये जानते हैं बड़ी अच्छी तरह। आज हमने अली नवाज अवान भी देख लिए, राना साहब के इस्लामाबाद के से आए हुए, तो जोड़ तो बड़ा मज़े का पड़ा हुआ था उसमें। कुछ चीज़ें जितना कुछ नज़र आया उसमें सब हमें नज़र आ रहा है कि जी गवर्नमेंट के लोग ये कर रहे हैं। कुछ जाहिर है दोनों तरफ से चीज़ें हुई तो हैं, वो जो किताबों की जंग होती रही वक्फे के दौरान भी, वो जाहिर है दोनों तरफ से होती रही, लेकिन आगाज़ गवर्नमेंट ने किया जो कि नहीं होता, रिवायत नहीं है, रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। हम हमेशा देखते रहे कि अपोजिशन एहतजाज करने के लिए आती है और हुकूमती अरकान बड़े आराम से सुन रहे होते हैं। ये कुछ मुझे याद है PMLN के दौर में पीपल्स पार्टी ये शिकायत किया करती थी कि गवर्नमेंट के वो जो मिनिस्टर्स हैं वो बहुत हार्ड तकरीरें करते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होता, ऑपोजिशन वाले किया करते थे। वो बात बढ़ते बढ़ते आज इतनी बढ़ गई है कि अब वो एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब हालात इतने ख़राब हो जाएं तो ज़ाहिर है फिर किसी को इंटरवीन करना पड़ता है, और ये आप खुद दावत दे रहे हैं किसी दूसरे को कि वो आए, इंटरवीन करे और हमें समझाए, बिठाए कि जी आप इस तरह से ना करें। मेरे ख्याल इन्होंने खुद अपने आपको इस पोजीशन पे ला दिया है, ला खड़ा किया है कि अब किसी और की अगर इंटरवेंशन भी होती है तो शायद फिर कोई एतराज़ नहीं कर सकता होता। जी, बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब, आप जिस तरह अयाज साहब भी कह रहे हैं कि हुकूमत रिवायात से हट गई, हुकूमत एहतजाज नहीं करती, ऑपोजिशन करती है, ये किस किस्म का मैसेज है जो जा रहा है कि अखाड़ा बनी हुई है कौमी असम्बली, जो सबसे बड़ा फोरम है हमारा? जी, मुझे तो इस हुकूमत की समझ आना काफी देर पहले बंद हो गई थी। अगर आप इनका नैरेटिव समझें, इनकी वजह जो मुझे समझ आई है, ये कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन लीडर को इसलिए नहीं बोलने देंगे क्योंकि ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को बोलने नहीं देती। दर हकीकत प्राइम मिनिस्टर जब आता है, ऑपोजिशन इसलिए एहतजाज करती है बिकॉज ऑपोजिशन का मौकफ ये है कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये हकदार नहीं है इस ओहदे का। तो क्या जब गवर्नमेंट ऑपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दे रही, क्या उनको एतराज है
क्या उनको शक है कि ये ऑपोजिशन लीडर ठीक नहीं किया, उनका ख्याल है उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? क्या बुनियाद है इनकी एहतजाज की? हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन की एहतजाज तो वो बड़े क्लियर हैं। इनकी एहतजाज का बेसिस सिर्फ ये है कि क्योंकि वो एहतजाज करते हैं इसलिए हमने भी एहतजाज करना है। ये फर्स्टली टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। दूसरा, उनकी एहतजाज सही गलत उसके पीछे कोई मंतक है, कोई सोच है, कोई नैरेटिव है। इनके एहतजाज के पीछे तो ये नैरेटिव हो सकता है कि भाई शहबाज शरीफ पर ऑपोजिशन लीडर नहीं, उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, तो देन हम एहतजाज नहीं करेंगे। इट्स नो सेंस टू मी। सेकेंडली, जिस तरह पहले भी अर्ज किया, देखिए नेशनल असेंबली में मनी बिल ने पास होना है। अगर हुकूमत के पास नंबर्स हैं, ऑपोजिशन बेचारी के पास एहतजाज के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं होती, इसलिए वो एहतजाज ही करती है, फ्रस्ट्रेट हुई होती है। मनी बिल में तो नेशनल असेंबली में हुकूमत वक्त के नंबर्स मौजूद हैं, तो वो बिल ने तो पास होना ही होना है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ना हो। अगर इनके पास नंबर्स नहीं है तो जितना मर्जी ये खुद एहतजाज कर लें, बिल नहीं पास होएगा। So they should focus on passage of the bill, particularly पिछले महीने से तो यही सवाल या निशान उठा हुआ था कि इस बिल ने पास होना है या नहीं होना, तो उनका फोकस मुझे लगता है थोड़ा सा गलत तरफ निकल पड़ा। सही जी, ब्रिगेडियर साहब। ये एक नहायत ही अफसोसनाक बात है। मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि ये हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, ये हमारे अवाम का फैसला करते हैं, अवाम इनको चुन के अपने नुमाइंदों को भेजते हैं असम्बली में कि उनके लिए फलाह बहबूद के लिए, सेहत के लिए, तालीम के लिए लेजिस्लेशन करेंगे। जिस तरीके से ये किया गया, आई विल ब्लेम 75% टू गवर्नमेंट एंड ओनली 25% ऑपोजिशन। आई थिंक ये रवायत ही गलत है कि बजट अनाउंस हो रहा है, इतना इम्पोर्टेंट एक नेशनल इशू है जिसके ऊपर अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर बजट दे रहा है तो आई थिंक ऑपोजिशन को भी चाहिए खामोशी सुने, और अगर ऑपोजिशन नहीं भी करती तो हुकूमत का काम है, हुकूमत का इंटरेस्ट भी यही है कि बहुत पीसफुल तरीके से बजट पास हो जाए और आप अपने कारण ज़िंदगी जो है दोबारा चल पड़े, इकोनॉमिक जो आपके काम है वो शुरू हो जाएं। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हुल्लोड़बाजी की है, आई थिंक इट इज़ अनकॉल्ड फॉर। व्हाट आर द रीज़न? आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है। ऑपोजिशन तो चलो करती ही है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आज बदतमीजी का मुजाहरा किया जा रहा था, एंड मेनली आई वुड से कि पीटीआई के लोग थे, ये नहीं होना चाहिए। ये हम दुनिया को, अपने अवाम को क्या मैसेज देते हैं? फिर आप कहते हैं जी कि जो है फ़ौज आ गई, ये हो गया। अवाम फ़ौज को क्यों ना वेलकम करे? क्या अवाम इन लोगों को लेकर आती है? ये सोचने की बात है। अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी हो, आप अवाम को डिलीवर करें, उनके लिए कुछ काम करें, तो फिर मेरे ख्याल में किसी की जरूरत नहीं है फौज की कि वो देखे इधर अवाम उसको फौज को हटा के भेज देंगे। इसलिए आई थिंक ये इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, और ये आइंदा के लिए देखना चाहिए कि कल कैसा मुजाहरा किया जाए। फैसल हुसैन साहब, दुआ ये मालूम करना था, ये अली नवाज ऐवान साहब जिन्होंने कौन से शहर के है? मैंने इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद? अच्छा, इस्लामाबाद के। ओके ओके। इस्लामाबाद इसके पीछे भी आपका मकसद है, मैं इसके पीछे भी कोई साइंस लग रही है मुझे। ये मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी साइंस है। नहीं, आप इस्लामाबाद के लोगों का मैं रवैया बता रहा हूँ। ये जो एमएनए होता है ना, इलाके के लोगों का चेहरा होता है, उनका जो नुमाइंदा होता है उनका चेहरा होता है। आपने अपने लोगों की, अपने शहर के लोगों की जो है ना वो जो ज़बान इस्तेमाल की है, आपने अपने शहर के लोगों की जो है वो बेइज्जती की है। अच्छा, किताब कोई भी हो, किताब जो हमने पढ़ा है ना, और ये एक बचपन से हमें जो चीज़ सिखाई गई है कि किताब की जो है ना एक हुर्मत होती है, चाहे वो कोई मजहबी किताब हो या दरसी किताब हो या गैर दरसी किताब हो, किताब की ये तो हुर्मत होती है। उससे आदमी, ये तो नेशनल बजट आदमी जो है वो सीखता है। बिल्कुल, किताब है ना, किताब की शक्ल में है ना, मालूमात है ना, इल्म है ना। कराची वाले तो अहले जुबान है ना, कराची वाले अहले जुबान हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बखर से ताल्लुक है। अच्छा, अभी अच्छी आमिर भाई यकीन करें, मैंने तो आपका हवाला भी नहीं, आप अहले जुबान हैं और आपकी तर्जुमान भाई नहीं, मैंने तो वजाहत कर दी भाई कि ये जो नस्तालीकी उर्दू और मुरगन अल्फाज, ये सब कुछ ये कराची के आप नुमाइंदगी चुके बैठ के करते हैं, और जितनी तहजीब का मुजाहरा आप रोजाना करते हैं, तो मैंने कहा वजाहत कर दूं। चले फैसल साहब प्लीज आप कंप्लीट। नहीं, मैं तो जज्बाती होऊंगा ही नहीं, मेरा तो शहर ही नहीं है। मैंने तो कहा कि चलें आपको तो कहीं रुलाऊं ना थोड़ा बहुत, कि कराची का चेहरा आज पंजाब असेंबली में, सिंध असेंबली में नजर आ रहा था। फैसल साहब,
आप कंप्लीट करें प्लीज। ये था कराची का चेहरा। कब कहा आमिर साहब करने दें। शहरी सिंध की नुमाइंदगी थी पीटीआई की, कराची की, वो कराची कहते हैं जिसे। जी फैसल साहब, मैंने तो आमिर साहब का नाम ही नहीं लिया, ये खुद इन्होंने अपने ऊपर तस्लीम कर लिया है कि ये भी ऐसे हैं, जबकि मैं समझता हूँ ये ऐसे नहीं है। ये बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, तालीम याफ्ता आदमी है। मैं बिल्कुल इनके बारे में मेरी ऐसी राय नहीं है, लेकिन खुद इनकी अपने बारे में यही राय है। अच्छा, ये पहली हुकूमत है जो अपने लिए जो है वो मसाइल पैदा करती है। मतलब ये अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई करना एक हमारे जो पार्लिमानी रिवायत है, अच्छी रिवायत नहीं है, लेकिन ये एक रिवायत है कि अपोजिशन की तरफ से इस तरह के मौक़ों पे बजट इजलास में ख़ास तौर पे जो है वो हंगामा आराई की जाती है। लेकिन ये हुकूमत जो है वो खुद से हंगामा आराई करके, तो उन्होंने आज दावत दी कि जब कायदे अवान यहाँ खिताब करने आए तो आपने अपोजिशन ने भी जो है उनको तकरीर नहीं करने देनी है। यार आप ये तकरीर करने देते, ये इस जो हमारी पार्लिमानी रिवायत है, जो पार्लिमानी सियासत है, ख़ास तौर पर जब बजट इजलास होते हैं या जब कोई अहम बिल आने वाला होता है तो वो इजलास से पहले जो है पार्लिमानी पार्टियों के इजलास होते हैं और उसमें हुकूमत पूरी कोशिश करती है कि इजलास की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल तौर पे पुरअमन अंदाज में चले और उसमें कोई हंगामा आराई ना हो, ताकि जो उसका असल मकसद है बजट की मंजूरी या किसी बिल की मंजूरी या किसी कानून की मंजूरी, वो जो है वो आराम और सुकून के साथ हो जाए। लेकिन ये गजीब व गरीब हुकूमत है, मावरा अकल हुकूमत है। 22 साल की जद्दोजहद करके इमरान खान ने जो एमएनए तलाश किए हैं, ये एमएनए तलाश किए हैं आपने। चलें, अच्छा, फिर एक बात, दूसरी बात ये है कि जो इतने एक आखिरी बात, 3 घंटे 4 घंटे जो टीवी पे नशरियात चली है, एक आम आदमी ने जो टीवी के ऊपर देखा है, इसके जहन में इस निज़ाम के बारे में, इस ऐवान के बारे में, इस पार्लियामेंट के बारे में क्या राय कायम होगी? कोई सोच सकता है कि इस पार्लियामेंट से, इस ऐवान से, इस कानून साज इदारे से एक आम आदमी के मसले जो है हल हो सकते हैं? अफसोसनाक लम्हा है कि लोग किस तरह का मैसेज ले रहे हैं इस तरह के मनाजिर देख के। जी इलियास साहब, देखिए बजट इजलास है, ये बड़ा अहम है, मुल्क का कौमी मसला है। इस बजट को पास कराने के लिए जहाँ तक तो ये सुना था कि अपोजिशन एहतजाज करती है, आज तो देखता है हुकूमती अरकान किस तरह एहतजाज कर रहे थे। यहाँ तो ये अब तो रवायत बन गई कि एक दूसरे को बजट की कॉपियाँ उठा के मारना, और ये इस तरह आज ये शहबाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं सुनेंगे, कल प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर नहीं सुनेंगे, तो ये सूरत हाल है, ये अब बढ़ती नज़र आ रही है। क्योंकि एक दूसरे को करना, इनको चाहिए था कि तनकीद होती है, तनकीद को चुप करके सुनते, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी करनी है तकरीर, तो फिर ये इनको आपस में पार्लिमानी रवायत है कि आपस में बैठ के पहले तय करते हैं कि एक दूसरे पर तनकीद करेंगे, लेकिन इस हद तक नहीं जाएंगे कि एक दूसरे को मार धाड़ करेंगे। तो लेकिन आज तो गलीज़ गालियाँ जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं, जो दिखाई गई हैं, तो इससे क्या अवाम पर क्या पड़ेगा? अवाम इनको संजीदा ही नहीं लेंगे कि अपने नुमाइंदे जो मुंतखब करके भेजें। ये तो ये किस्म के वो इसी तरह है जैसे गली मोहल्लों में लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो इस तरह के इक़दाम हैं, इस तरह तो गवर्नमेंट के लिए तो बड़ी मुश्किल होगी इस तरह कि लोग इन पर एतबार नहीं करेंगे। तो अपोजिशन को भी चाहिए कि साथ मिलके इनके चाहिए। और ये बजट है, बजट में लोगों के अवाम के मसाइल जो साल में एक दफ़ा बजट जो अप्रूव करवाते हैं, तो इस तरह बजट पास होना भी मुश्किल लग रहा है कि आगे जाके मज़ीद अगर नंबर गेम होगी तो वो तो कर लेंगे, लेकिन एक जो बजट में जो बहस होनी चाहिए, जिस तरह मुस्बत बहस होनी चाहिए, जिस तरह इक़दाम होने चाहिए, वो करने चाहिए। इस तरह गवर्नमेंट के आगे जो है कि आपस में मार धाड़ ये मज़ीद शुरू हो जाएगी, कल और शुरू कर देंगे। सही है जी, जैसे कुछ जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा उसको वैसा जवाब मिलेगा। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा है, ऑपोजिशन पर मजीद सख्ती, जहांगीर तरीन को रिलीफ, इसका मतलब क्या लिया जाए? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात करें ऑपोजिशन की तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर फिर सख्ती बढ़ने लगी है। कायदीन के खिलाफ घेरा तंग होता नजर आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को जाली अकाउंट्स केस में 29 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और आज FIA ने लीगी सदर शहबाज शरीफ को नोटिस जारी किया है। शुगर स्कैंडल में 22 जून को पेश होने का कहा है। FIA ने लीगी कायद को भेजे गए नोटिस में ये वाज़ेह किया है कि आपको 2 मरतबा सवालनामा भेजा गया मगर आपने जवाब नहीं दिया। इस बार अगर नोटिस की तामील ना की गई तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन को मिलने वाले रिलीफ की अगर बात की जाए तो 11 जून को FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में अदालत को बताया कि जहांगीर तरीन के खिलाफ अभी शवाहिद नहीं मिले, रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी दरकार नहीं। जहांगीर तरीन को मिलने वाले रिलीफ पर ऑपोजिशन ने भी गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया और इसे NRO करार दिया है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब जाहिर है ऑपोजिशन पर
पर एक दफ़ा फिर नज़र आ रहा है कि सख्ती बढ़ रही है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन को रिलीफ दिया गया है। क्या आपको लगता है जो अपोजिशन कह रही है कि जहांगीर तरीन को NRO दे दिया है गवर्नमेंट ने? देखें, मुझे लगता है ये बजट की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन किया होगा, लेकिन इंक्वायरी ख़त्म नहीं हुई है और आई एम श्योर कि इसके बाद उसी तरह इंक्वायरी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि इट विल हैव अ वेरी बैड नेम ऑन PTI अगर इस सूरत में नहीं करते हैं। और साथ ही साथ जो पुराने केस हैं शहबाज शरीफ के, ये वैसे तो पुराने चल रहे हैं, उनकी ऑनगोइंग इंक्वायरी चल रही हैं, तो उसके बारे में स्टेटमेंट के लिए बुलाया होगा। बट अदरवाइज आप देखें तो ज़्यादा केसेस भी अगर देखें तो वो अपोजिशन के ही हैं। एक जहांगीर तरीन साहब का केस था, लेकिन गवर्नमेंट की मेरे ख्याल में मजबूरी ये थी कि उनको बजट का पास करवाना है, उसके लिए उनको ये MNAs की ज़रूरत भी होगी, इसलिए इट में भी स्लो डाउन हो। क्योंकि अगर आपने DGFI देखा चेंज हुआ, में भी हो सकता है इसी की कड़ी हो। बट मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इतनी आसानी से इनको छोड़ सकेंगे, क्योंकि ये उनकी जो एक साख है उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो यकीनन ये इंक्वायरी चलती रहेगी और जो अपोजिशन है उनकी भी अगर ये लगता ही है कि गहरा तंग हो रहा है, बट पहले के केसेस हैं वो अब कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि आगे चल के इनका अल्टीमेटली क्या डिसीजन होगा। जी, बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब। देखें, दुआ इसमें मेरा तो एक बायस भी है, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। मेरे क्लाइंट हैं जहांगीर तरीन साहब, इन केसेस से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। वैसे शुगर इंडस्ट्री में मेरे 15-20 शुगर मिल्स क्लाइंट हैं। सारी शुगर स्कैंडल, सो कॉल्ड स्कैंडल पिछले मार्च 2020 से जो कार्रवाइयाँ हुकूमत कर रही है, मैं उसमें इन्वॉल्व भी हूँ, लिटिगेशन हर स्टेज पर। तो पहली तो ये बात है कि ये मैंने जिंदगी में कभी अपने 21 साल तजर्बे में हुकूमत को एक सेक्टर के पीछे इतना हाथ धो के पड़ते हुए नहीं देखा। FIA की आप बात कर रही हैं, FIA के साथ साथ FIA 3-4 मुख्तलिफ किस्म की इंक्वायरियाँ कर रहा है बेतहाशा शुगर मिल्स की तरफ। इट्स नॉट जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ अलोन, देयर आर मेनी इंक्वायरीज व्हिच आर अगेंस्ट ऑल द शुगर मिल्स। सारी 82 की 82 शुगर मिल, उनके 200 डीलर, उनकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। NAB इंक्वायरी कर रहा है, एंटी करप्शन वाले इंक्वायरी कर रहे हैं, कंपटीशन कमीशन वाले इंक्वायरी कर रहे हैं, FPR ने 4-4 साल की ऑडिट खोले हुए हैं, केन कमिश्नर पड़े हुए हैं, DG इंडस्ट्री पीछे पड़े हुए हैं। तो ये एक लार्जर पिक्चर नहीं है। इसको आप ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी का अगर पस मंजर दें तो ये बहुत नैरो व्यू है। मैं तो पिछले 18 महीने से हर पहलू से वाकिफ हूँ। दूसरी बात ये कि जो आप कंपैरिजन कर रही हैं वो भी शायद मुनासिब नहीं, क्योंकि आपके इल्म में होना चाहिए कि जहांगीर तरीन साहब और उनके साहिबजादे खुद पेश हुए हैं बिफोर FIA, अपने दस्तखत खुद लेकर गए हैं। और ये जो अब उनका केस और इनका केस थोड़ा सा शायद टाइम लाइन में डिफरेंट है ना, बिकॉज शहबाज शरीफ मुझे लगता है हिरासत में थे NAB की उस दौरान जब ये जहांगीर तरीन साहब पेश हो रहे थे, तो तब वो ऑब्वियसली FIA के पास नहीं पेश हुई। FIA करके अब उनको भी बुला लिया। तो दिस इज समथिंग दैट maybe जहांगीर तरीन did 3 months ago, 4 months ago, तो maybe inquiries are proceeding at a different pace। बट ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना, वो शुगर स्कैंडल ही एक जो है ना मिसनोमर है अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत का, PTI की हुकूमत का एक लोएस्ट पॉइंट में। जब 10 साल बाद 15 साल बाद इनकी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो दिस विल बी वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, दैट द सिटिंग गवर्नमेंट गोज आफ्टर एन एंटायर सेक्टर एंड पेंट्स देम विद द सेम ब्रश। इट्स माइंड बॉगलिंग। ठीक, जी आया साहब। बैरिस्टर साहब का करियर 21 साल हो गए और PTI की जद्दोजहद 22 साल की है, इसलिए मैं तो इसी तहरीक इंसाफ का इंसाफ समझता हूँ। यही इंसाफ हो सकता था। वो बाकी केस में कुछ था नहीं था, वो हम पहले उस पर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट यहाँ तक क्यों लाई। और अगर ब्रिगेडियर साहब की मैं बात मानूं कि सिर्फ बजट पास कराने के लिए पीछे किए गए, तो इसका मतलब है कि बजट के बाद या तो ये हुकूमत जा रही है या उसके बाद इसको ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर वो सारे लोग जो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं दोबारा कहीं इंक्वायरी और उनकी गिरफ्तारी का मामला आता है तो क्या खामोश बैठ जाएंगे? उसके बाद चूंकि बजट गुजर चुका होगा वो कुछ नहीं कहेंगे। तो ये बात इतनी सादा नहीं है। ये अंडर प्रेशर हुई गवर्नमेंट और केस बकौल बैरिस्टर साहब था ही गलत, तो जाहिर है पीछे हटना पड़ना था, क्योंकि कुछ लोगों ने जो इमरान खान साहब के करीब है और जहांगीर तरीन साहब से जिनको बैर था उन्होंने ये सारा कराया था। तो फाइनली मेरा ख्याल है अब कुछ नहीं होने वाला इसमें, इसको अब गॉन केस ही समझा जाए। सही जी। आमिर साहब देखें, वो गुस्सा नहीं उतर रहा जिन साहब की साख का ब्रिगेडियर साहब ने कहा ना, तो शहबाज शरीफ को भी FIA में बुला लिया गया। वरना क्राइटेरिया ये है इस सब के बावजूद कि PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों जाएंगी NAB में, ताकि केस बने और 90 दिन के लिए अंदर और फिर काफ़ी अरसे तक जमानत ना हो, क्योंकि NAB का कानून ऐसा है।
और पंजाब एंटी करप्शन में, सिंध एंटी करप्शन उनके पास नहीं है। और जहांगीर तरीन को सब कुछ मानते जानते हुए, केस का तो सबको पता है कि क्या है, कितना मजबूत है, FIA के हवाले किया गया। पहले स्टाइल ख्याल ये था कि इनको दबाएंगे और पब्लिक करेंगे कि देखें हमने अपने करीब तरीन आदमी के साथ भी अमीर तरीन वाला सलूक नहीं किया, उसको हमने गरीब तरीन बनाने का फ़ैसला किया। लेकिन उस अमीर तरीन शख्स ने गवर्नमेंट के घुटने झुका दिए। इतने MNA और MPs लाए कि वो जो जिसकी साख है ना ऐसी बिगड़ी है कि अली जफ़र को बना के, रास्ता दे के और कोर्ट में जाके बयान दिया कि हम अरेस्ट नहीं कर रहे। इसके बाद इस केस में कुछ नहीं रहा। ये गुस्सा है जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। और हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मामलात को, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को आप अपने गुस्से से अलग कर दें, आप एहतसाब को अलग कर दें, करने दें जिन लोगों को है। उनकी साख भी तबाह कर दी और काम भी ख़राब हो गया और आपसे बन भी कुछ नहीं रहा। शहबाज शरीफ का क्या हुआ? तकड़े तरीन आपने केस बनाए, नैब के 3 जजों ने लिख के आपको हाई कोर्ट ने बता दिया कि आपके पल्ले क्या है इस केस में। अच्छा, अब FIA की तो वैसे ही कुछ नहीं वक़्त होती है, अगले दिन जमानत हो जाती है लोगों की। डर तो होता है नैब का, जब वो भी निकल गया तो इस केस से क्या निकलेगा? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को कोई समझ नहीं आ रही, वो इधर उधर हाथ मार रही है। जैसे कौमी असम्बली में आज हाथ पैर चलाए, और जब आपके MNAs आएंगे तो फिर आप अली गौर बलोच का नाम दें। नाजेबा हरकत कोई करे वो बुरी है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ करे, लेकिन जब आज आप साबित कर रहे हैं कि आप इब्तिदा कर रहे हैं तो फिर जुर्म आपका है, बाद में बाकियों की जिम्मेदारी आएगी। सही जी। फैसल साहब, ये जो अब अपोजिशन जमातों में आप या हम सब मिलकर पीपल्स पार्टी को शामिल कर देते हैं ना, पीपल्स पार्टी को तो हमें अपोजिशन में जो है शामिल करना ही नहीं चाहिए। आसान लफ्ज़ों में तो हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो है वो अपोजिशन में पोस्टिंग हुई हुई है, वरना पीपल्स पार्टी ही है जिसने इस हुकूमत को जो है वो सहारा दिया हुआ है। जहाँ तक ये जहांगीर तरीन का मामला है, तो अब कोई इमरान खान साहब के साथ कोई साख का किरदार का मामला तो रहा नहीं ना, वो तो हुकूमत के क़याम के साथ ही जो है वो साख का किरदार का इशू जो है वो ख़त्म हो गया था। तो इलेक्शन मुहिम तक था, बल्कि इलेक्शन मुहिम से पहले जो जिन तरह उन्होंने अपने साथ लोगों को जो है इलेक्टेबल को मिलाया था, उसी वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो रियल थ्रेट तो बहरहाल जहांगीर तरीन ने उन्होंने अपनी अमल से, अपने ताकत से ये साबित किया है कि अगर इस वक्त कोई इमरान खान के लिए रियल थ्रेट है और सही मानो अपोजिशन कर रहा है तो वो है। तो इमरान खान को अपनी हुकूमत बचाने के लिए झुकना था, वो झुके। और ये सिर्फ बजट का ही मामला नहीं है, 2 साल तक भी जो है जहांगीर तरीन के खिलाफ कुछ नहीं होना। सही जी। इलियास साहब, अगर ये जिस तरह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब बजट के लिए झुके हैं, तो फिर वो एहतसाब का नारा ज़ाहिर है वो उनका तो बुनियादी बयानिया है कि एहतसाब हो तो रहा है, एहतसाब तो जारी है। एहतसाब का देखिए, पहले तो इतने ज़बरदस्त है, शहजाद अकबर साहब आए कि जी इनके बारे में हमने जो शवाहिद इकट्ठे कर लिए मनी लॉन्ड्रिंग के, ये इस तरह। तो अब वो कह रहे हैं कि इतने के शवाहिद नहीं है, इतने ठोस नहीं, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये तो गवर्नमेंट के अपने ही, गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है, गवर्नमेंट उनको रिलीफ दे रही है, इनको अपोजिशन को खींचना चाह रही ताकि बजट जो है अप्रूव हो और वो सीधा इसके बाद देखेंगे सूरत हाल क्या होता है। तो जाहिर है इनको बुलाया, अभी देखें उनके साथ क्या होता है। इसी तरह तमाम शुगर मिलों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई बड़े अरसे से जारी है, FBR भी इसके बारे में कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स भी कर रही है, कंपटीशन कमीशन वगैरह सबने इनका रिकॉर्ड रखा हुआ है। और शुगर मिलों के सामने ये क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, 2 साल में तो कुछ नहीं कर सके, मज़ीद भी 2 साल गुजर जाएंगे, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होंगे। बस यही सूरत हाल है कि ये खींचने के लिए इस तरह, तो फिर लोगों के सामने इनका वर्थ क्या रहेगी गवर्नमेंट की कि एक तरफ रिलीफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो करते तो एहतसाब सबके लिए बराबर करते, अगर सबूत इनके पास थे पहले तो फिर दिखाएं ना। अब लोग क्योंकि देख रहे हैं आप बैकफुट पर चली गई गवर्नमेंट कि जी हम FIA ने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, अभी इनके पास सबूत नहीं है। ये तो साफ साफ वो क्या कहते हैं, राजा रियाज सही कहते थे कि इनको जी हमारा क्लीन चिट मिल गई है हमें। तो किधर गई वो रिपोर्ट अली जफ़र साहब की, किधर? सब मामला वो ठंडे पड़ गए, अब दूसरी तरफ स्टार्ट हो गए। अब गेम ऑन है जब तक बजट पास नहीं होता। सही है जी। ज़ाहिर है सियासी मफादात की जंग, और जिसके जो मफादात हैं उसकी अपनी सियासत है अपने मफादात को बचाने के लिए। राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, सिंध का बजट पंजाब और वफाक के मुकाबले में कितना अवामी है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। Federal government, as always, has failed to deliver to the people of Pakistan, and the figures speak for themselves. An estimated budgetary amount of rupees 1073.7 billion, the revised estimate of the province for current financial year 2020-21 stands at rupees 960.4 billion. By the end of current financial year, we will be able to
नाज़रीन, पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी अपना सालाना बजट पेश कर दिया है। बजट का मजमूई हजम 1477 अरब रुपए रखा गया है। वज़ीर आला सिंह, जो कि सूबाई वज़ीर ख़जाना भी हैं, उन्होंने बजट पेश करते हुए दावा किया कि आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे का ऐलान करते हुए बताया कि सूबे भर में कम से कम उजरत भी 25,000 रुपये माहाना करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब जिस तरह 20% इजाफे का ऐलान किया है सिंध हुकूमत ने तनख्वाहों में, आपके ख्याल में बुनियादी सवाल यह है कि सिंध का बजट पंजाब और विफाक के मुकाबले में कितना आवाम दोस्त है? अच्छा, पहले तो ये समझ लीजिए 20% इजाफे का ऐलान है ना, ये सिर्फ जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए है। निजी इदारों के मुलाजमीन का इस पे जो है ना वो इतलाक नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, जो 25,000 रुपये कम से कम उजरत मुकर्रर करने की हुकूमत ने बात की, ऐलान किया है, चेक कौन करेगा? अगर कोई इदारा 10,000 रुपये दे रहा है या 12,000 रुपये किसी को कम से कम उजरत दे रहा है, तो कोई ऐसी अथॉरिटी या लेबर डिपार्टमेंट है कि अब अपने फ़राइज़ जो है वो इस तरह अदा कर रहा है कि वो हर इस बात को यकीनी बना सके कि हर आदमी को उजरत 25,000 रुपये जो है मिलेगी? आप 50 लाख रुपए का ऐलान कर दें। ठीक, आपके पास तो ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। अगर कुछ सिस्टम है तो वो इतना करप्ट हो चुका है कि जहाँ से आप ये चेक नहीं कर सकते या इस कानून को इम्पोज नहीं करा सकते। इसलिए हमें और आपको ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आमिर साहब, ये बजट अवाम दोस्त है, इसमें कोई शक है। सिंध की हुकूमत का तमाम पैसा अवाम जो हुकूमत में शामिल हैं उनकी जेब में जाता है। बाकी खवास तो जलील हो रहे होते हैं, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो अंदरूनी सिंध में हो। और ये जो फैसल साहब कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ कि इनको ये समझ नहीं आई कि ये 25,000 रुपये का ऐलान करके, भाई लेबर डिपार्टमेंट पैसे कमाएगा इस बात पे। ये लहरें गिनने वाले कहानियाँ हैं। ये कहेंगे तुम 25 नहीं दे रहे, हमें दो बाकी पैसे। आप कमाल समझ रहे हैं, मतलब ये बड़े फनकार लोग हैं। और 20% इसलिए कि ये विफाक से थोड़ा सा ज़्यादा शो करके, पिछले साल भी विफाक ने टका नहीं दिया था किसी मुलाजिम को, तो इन्होंने तब भी दिया था, जो मुझे याद पड़ता है। और उससे पहले साल जब पीटीआई की पहली हुकूमत आई थी तो उन्होंने कम दिए थे, 10% और 5% आला अफसरों को, उन्होंने तब भी ज़्यादा दिए थे। सही जी, ब्रिगेडियर साहब। आई थिंक देखें, अगर कंपेयर करें तो जाहिर है कि सिंध का बजट बेहतर लगता है अवाम के लिए, ख़ास तौर पे जिसमें तनख्वाह सरकारी मुलाजमिन की और उसके बाद उजरत जो है 25,000 रुपये। लेकिन बात वही है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लेबर डिपार्टमेंट जो है वो टोटल अपना मर्जी का और फैसले करते हैं। मर्जी जितनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे मंथली फिक्स होती हैं और वो वहाँ जाते हैं, उनको मिल जाते हैं, बल्कि अभी वो ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे। ये हुकूमत का काम है कि साथ ऐसा मेथड बनाए, डिवाइस करें ऐसा मैकेनिज्म जिससे हर मजदूर को वाकई 25,000 मिले और 20,000 जो सरकारी मुलाजिम है, इसके साथ प्राइवेट अदारों को भी ऐसे ही मिलना चाहिए। जी, बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब। और लोगों के पैसों के साथ सखावत करना बड़ा आसान है। ये 50,000 कर दें, 70,000 कर दें, इन्होंने कौन सी मिनिमम वेज देनी है? मिनिमम वेज तो इंडस्ट्री ने देनी है। तो इस तरह के इकदाम जो होते हैं ये सिर्फ पॉपुलिस्ट होते हैं, इनके लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो ये हुकूमत सोच नहीं रही। खासतौर पर जब आप इतनी बड़ी डिस्पैरिटी क्रिएट कर देंगे, एक शहर में 25,000 मिनिमम वेज है, दूसरे शहर में 20,000 मिनिमम वेज है, वैसे ही हमारी यहाँ प्रोविंशियल लाइंस पर जो तजादात है वो बढ़ते जाएंगे और बढ़ाएंगे लोग। ये सारे 18वीं तरमीम के जो है ना आपको नजर आ रहे हैं असरात। सही जी, आया साहब। ये बजट सारे ही अवामी हैं। जो राना साहब ने जो अवामी बताया वो है। मुझे तो आज सीटियाँ सुन के सिंध असम्बली में और नेशनल असम्बली में वो ओमनी बसें याद आ गई जिसका कंडक्टर बस चलाने के लिए सीटी बजाया करता था। बस इससे ज़्यादा मैं तबसरा नहीं कर सकता। जी इलियास साहब, बजट तो सारे अच्छे आवाम के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ तकरीरी होती है, उसके बाद अमल दरामद पर पता ही नहीं चलता। साल के आखिर में आवाम तो महंगाई के हाथों चीखते रहते हैं, ना कोई तनख्वाहें इतनी बढ़ेंगी, ना कोई चेक होगा, ना कुछ होगा। और जो डेवलपमेंट की स्कीमें जो ऐलान की जाएंगी वो मुकम्मल नहीं होंगी, अगले साल पर डाल दी जाएंगी। सही है जी, फिर तो किस्से ख़त्म, सारे वो आवाम दोस्त हैं। राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।